मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों सवर्ण हिंदुओं के गुस्से का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ है और इस गुस्से के तूफान के सामने जो कोई भी आएगा वो तिनके की तरह उड़ जाएगा। कल सुधांशु त्रिवेदी लगातार ट्रोल हो रहे थे। कल मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें बताया कि किस तरह से सरकार के अंदर डर और बेचैनी साफ देखी जा रही है। उस वक्त तब तक सरकार की तरफ से, सरकार के किसी प्रवक्ता की तरफ से, बीजेपी के किसी सांसद की तरफ से तब तक कोई भी बयान इस यूजीसी पर नहीं आया था। लेकिन कल रात को लगभग 11:30 बजे के बाद निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद क्या हुआ, वो निशिकांत दुबे जिनके वीडियो YouTube पर वायरल होते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की, राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, कागज पत्तर, संविधान की कॉपी सब लेकर चलते हैं। बड़ा सम्मान है उनका देश में, राष्ट्रवादी लोग उनको अपना नायक मानते हैं। लेकिन कल जब वो यूजीसी रेवुलेशंस 2026 का बचाव करने के लिए उतरे, मैदान में उतरे, तो औंधे मुंह गिर पड़े, उनको मुंह की खानी पड़ गई। किस तरह से आज उनकी ट्रोलिंग हो रही है, किस तरह से वो औंधे मुंह गिर पड़े, ये सब आपको बताएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया है और उसने दावा यह किया है कि यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के दुरुपयोग का पहला मामला सामने आ चुका है। यह मामला कहीं रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति ने इसका दावा किया है। बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर मामला है। और क्या यह मामला, कहां तक यह मामला सही है, वो वीडियो आपको दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और ये पूछेंगे कि क्या ये इस तरह से यूजीसी रेगुलेशंस का दुरुपयोग नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निशिकांत दुबे जी के ट्वीट से। आखिर निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया क्या है, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, जरा देखते हैं। तो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि गरीब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सब पता चल रहा है। आज किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर, संविधान की आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। आप निश्चिंत रहिए, यूजीसी का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े के साथ साथ सवर्ण पर भी बराबर लागू होगा। यह राजनीति नहीं है, देश बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से ही चलता है। यह निशिकांत दुबे जी का ट्वीट है। यानी निशिकांत दुबे जी ने सबसे पहले गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिखाया कि देखो हमने तुमको आरक्षण दिया है। वो यहां पर भी फैक्चुअली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीब सवर्ण समाज को भी आरक्षण दिया है, सिर्फ गरीब सवर्ण को ही आरक्षण नहीं दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटे में देश का कोई भी जो कह सकता है कि मैं गरीब हूं, मुसलमान भी कह दे कि मैं गरीब हूं, तो वो भी उसमें आरक्षण ले सकता है। वो सिर्फ गरीब सवर्ण के लिए नहीं है। और गरीब सवर्ण को एहसान जता करके आप उनको यूजीसी का काला कानून मानने के लिए विवश नहीं कर सकते। आगे लिखा है कि किस प्रकार की गलतफहमी कह रहे हैं, गलतफहमी है। जब देश के एक वर्ग में इतना भारी गुस्सा देखा जा रहा है,
तो आप उस गुस्से को गलतफहमी का नाम मत दीजिए। यह गलतफहमी नहीं है। आपको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि आपको गुस्से को गलतफहमी कहना चाहिए। फिर लिख रहे हैं कि संविधान की आर्टिकल 14, अगर संविधान का आर्टिकल 14 है तो फिर यूजीसी क्यों लाए? फिर क्यों लाए? और अगर संविधान का आर्टिकल 14 है तो SC ST एक्ट में 25 साल तक विष्णु तिवारी ने जेल क्यों काटी? क्या उनको 25 करोड़ रुपए देंगे, हर्जाना देंगे उनको? क्या उनके 25 साल वापस आ जाएंगे? और कहां की बराबरी की आप बात कर रहे हैं? जब SC ST एक्ट में बिना किसी जांच के गिरफ्तारी हो जा रही है, तो किस आप बराबरी की बात कर रहे हैं? और यहां पे आप SC ST एक्ट के बाद एक और क्रूड कानून ला रहे हैं, काला कानून ला रहे हैं। आप काला नोटिफिकेशन लाके उसको अधीनस्थ कानून के रूप में आप लागू कर रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, यूजीसी का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े के साथ साथ सवर्ण पर भी बराबर लागू होगा। नहीं लागू होगा। अगर कोई किसी को पोंगा पंडित कहे, कोई किसी को कहे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, इतने दिन से तो हो रहा है ये सब। कोई कहे कि ब्राह्मणों चले जाओ यूरेशिया, ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, जब ये सब कोई बोलता है तो क्या उस पर ये कानून लागू, क्या उस पर ये लागू होगा? जातिगत भेदभाव की जहां पे परिभाषा दी गई है, उसमें सिर्फ ओबीसी SC ST का नाम क्यों है? उसमें जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं रखा गया है? यानी जातिगत अगर भेदभाव होगा तो जनरल कैटेगरी को अगर कोई कुछ भी बोले तो उसको भेदभाव नहीं माना जाएगा, इसीलिए तो उसको नहीं रखा गया है ना। इसी से स्पष्ट है। आगे देखिए, लिखा है ये राजनीति नहीं है, देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। ये संविधान क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये जो संविधान है क्या ये भीमराव अंबेडकर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? उनका संविधान है? ये जो तुष्टीकरण आप कर रहे हैं ना, ये तुष्टीकरण एक दिन भस्मासुर बन जाएगा, या भस्मासुर बन चुका है। जो आपने तुष्टीकरण किया उसका परिणाम यह है कि आज खुले मंचों से ब्राह्मणों की बेटियां मांगी जा रही हैं, बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, संबंध बनाने के लिए कहा जा रहा है कि संबंध बनाओ। ये इसी तुष्टीकरण का परिणाम है। बंद कीजिए इस तुष्टीकरण को कि बाला साहब अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है। संविधान में की कमेटी में और कोई नहीं था। अंबेडकर को दलितों ने अपना एक पैगंबर मान लिया है। यानी अब अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोले तो वहां भी फिर क्या है कि सर तन से जुदा। मतलब उनके खिलाफ भी फिर वो आ जाएंगे सड़क पर कि साहब ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया। लेकिन जब बात तथ्यों पर होगी तो तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि आप दलितों को एक भ्रम में धकेल रहे हैं। आप उनके सामने एक ऐसी कोई तस्वीर खड़ी कर रहे हैं जो है ही नहीं। आप एक वर्ग को तुष्टीकरण करके उसको अलग कर रहे हैं देश की मुख्य धारा से। आप इस बात को स्वीकार कीजिए, यह आपको नहीं करना चाहिए। क्या जो सावरकर थे, क्या उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया? उन्होंने तो बहुत कुछ किया दलितों के लिए। और जरा पूरा डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास पढ़िए, उनका जीवन परिचय पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जो तरक्की हुई या उन्होंने जो आवाज उठाई उसमें कितना बड़ा योगदान सवर्ण समाज का था। आप उस सवर्ण समाज के योगदान को कैसे भुला सकते हैं? आप ये भ्रम पैदा कर रहे देश के अंदर कि इस आरक्षण जो है वो दलितों ने छीन कर लिया है या दिया गया है। छीन कर नहीं लिया है। अंबेडकर जी ने जो तर्क रखे उनकी बातें सही थी, इसलिए उनको दिया गया है। वो अपना चुनाव भी हार गए थे, उनके पास कोई जनता का इतना बड़ा समर्थन तो नहीं था, लेकिन चूंकि उनकी बातों में दम था, उनकी बातें सही थी, उनकी बातों में लॉजिक था, इसलिए उनकी बात को मानते हुए
एक वर्ग को आरक्षण दिया गया, सबने दिया, सवर्ण समाज ने खुद आगे आके दिया, लेकिन आपने सच नहीं बोला। उस सच ना बोलने का परिणाम यह है कि आज धीरे धीरे ये जो तुष्टीकरण है, ये रावण के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर एक भस्मासुर की तरह नजर आने लगा है। यह आपकी गलत नीति है, आपको सुधारना पड़ेगा। हर चीज में आप अंबेडकर को ले आएंगे। मतलब आपको आज अगर सवर्णों को समझाना है तो वहां भी आपको अंबेडकर के, मैं आपको बताऊं एक बात बहुत सीधी सीधी, इस देश में किसी के पास भी, किसी के यहां भी मनुस्मृति कोई रखता नहीं था। इस देश में कोई भी मनुस्मृति के अपमान पर कोई कुछ बोलता नहीं था। धीरे धीरे पूरा समाज अंबेडकर को स्वीकार करने लगा था। हमारे जैसे व्यक्ति भी डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक के उदाहरण दिया करते थे कि भाई देखिए अंबेडकर ने यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है। लेकिन चंद्रशेखर रावण और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं या जो दलित बुद्धिजीवी हैं, दलित चरमपंथी हैं, उन्होंने इस तरह से मनुस्मृति का फिजूल में विरोध किया है। इस तरह से वो अपना क्या कहते हैं कि महिमा मंडन कर रहे हैं कि उसकी वजह से अब क्या हो रहा है ना, अब ये हो रहा है कि अब जो है वो सवर्ण मनुस्मृति पढ़ रहा है कि इसमें कहां लिखा है, क्या लिखा है, बताओ इसमें क्या गलत लिखा है। अब वो खड़ा हो रहा है लेके मनुस्मृति की, तुम जलाओगे अगर तो हम तुमको जो है जेल भेजेंगे। अब वो ये बता रहा है कि साहब अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा था, और लोगों ने भी लिखा था। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए कोई हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो शांति से अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ऐसे ही नेता होते हैं, ऐसे ही राजनेता होते हैं जो इस तरह से अपने फायदे के लिए तुष्टीकरण करते हैं। अगर तुम्हें तुष्टीकरण करना है तो तुम इस देश का तुष्टीकरण करो, इस राष्ट्र का तुष्टीकरण करो। किसी जाति का तुष्टीकरण मत करो, ना हमारा करो, ना ब्राह्मणों का करो, ना ठाकुरों का करो, किसी का तुष्टीकरण मत करो। तुष्टीकरण करो तो इस देश का करो, राष्ट्र का करो, हिंदू धर्म का करो तुष्टीकरण। अन्यथा ये तुष्टीकरण भस्मासुर बन करके आपको जला देगा। तो ये जो निशिकांत दुबे जी हैं, इन्होंने जो कुछ भी लिखा उस पर तुरंत का तुरंत, क्योंकि ट्विटर के पास अपना एआई भी है, ग्रोक है, तुरंत समीक्षा करके उस पर कम्युनिटी नोट डाल दिया और यह कहा कि आप निशिकांत दुबे जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। देखिए यहां पर देखिए लिखा है, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट दैट थॉट पीपुल माइट वांट टू नो। लिखा है फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग। यूजीसी गाइडलाइंस clearly state that discrimination complaints can only be made by SC, ST, OBC women on various grounds। साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। ये किसने कहा? ये ट्विटर की ही जो ग्रोक है, जो ट्विटर है, उसने खुद कह दिया कि आप मिसलीड कर रहे हो। आपके यूजीसी में ये लिखा हुआ है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो सवर्णों के साथ में। ये बात इसमें साफ साफ आपकी लिखी, खुद ही लिख दिया ट्विटर ने। तो इनकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। आज इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती झेल रहे हैं निशिकांत दुबे। और क्या क्या कहा गया है देखिए, मैं आपको दिखाता हूं और क्या क्या कहा गया है निशिकांत दुबे के खिलाफ। यहां पर देखिए, यहां पर निशिकांत दुबे जी के लिए किसी ने यह कह दिया कि निशिकांत दुबे जी के तो भैया 2 बेटे हैं और उनके दोनों बेटे जो है वो कहां पढ़ रहे हैं? लंदन में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो लंदन में पढ़ रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया आपके बेटे तो लंदन में पढ़ रहे हैं, आपको क्या मतलब है कि भारत के विश्वविद्यालय में क्या होता है? तो यह स्थिति तो भैया निशिकांत दुबे की है। स्पष्टीकरण, सवालों का उत्तर देने की बजाय, मैं कह रहा हूं कितना अच्छा होता आप जो सवाल सवर्ण उठा रहा है, आप सिर्फ लिखते कि सवाल नंबर 1 दिस सरकार का पक्ष है, सवाल नंबर 2 दिस सरकार का पक्ष है, सवाल नंबर 3 दिस सरकार का पक्ष है। बस इतना करना था आपको। आपने इतना नहीं किया। आपने क्या गोल गोल घुमा रहे, उसको गोल गोल घुमा रहे। आर्टिकल 14, डॉक्टर अंबेडकर, EWS, क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब कि आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके पास जवाब नहीं है। इसका मतलब कि आप जो है वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं। इसका यह मतलब है कि आपको दिखना बंद हो गया है सामने। आपने चश्मा लगा लिया अंबेडकर का, आपको दिख नहीं रहा।
आजादी का इतिहास कहते हैं बड़ा संघर्ष किया हमने। उस संघर्ष में कौन कहां खड़ा था सबको पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी चुप हैं और निशिकांत दुबे जैसे अपने करीबी मित्रों को आगे कर रहे हैं, कह रहे भैया आप तुम जाकर देखो, संभालो। देखिए आज मैंने भी कुछ अपने ट्विटर पर लिखा है मोदी जी के संदर्भ में। क्या लिखा है जरा देखिए। मोदी जी के संदर्भ में, कोई नेता बड़ा नहीं होता, जनता ही उसको बड़ा बनाती है। ना मोदी अटल जी से बड़े वक्ता हैं, ना योगी जी से बड़े कर्मवीर और हिंदूवादी हैं। वो कांग्रेस के कुशासन, सोशल मीडिया पर हिंदुओं की प्रतिक्रिया से पैदा हुआ एक चेहरा है, लेकिन उन्होंने हर हर मोदी के नारे को स्वीकार किया, कभी मना नहीं किया कि ये नारा मत लगाओ। जब ये नारा पहली बार काशी में लगा तो उस समय मेरी तरह देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची होगी, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि हमको अपना काम निकालना है, इसीलिए चुप रही। निसंदेह मोदी जी ने अच्छा काम किया है देश के लिए, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन 2026 हिंदू समाज के लिए घातक है, इसलिए हिंदू उठ खड़ा हुआ है, ये हिंदुओं को तोड़ने वाला है। मोदी जी ने देश में राष्ट्रवादी और हिंदूवादियों की भीड़ पैदा नहीं की है, बल्कि वो राष्ट्रवादियों और हिंदूवादियों की भीड़ के आगे खड़े होकर नेतृत्व का लाभ ले रहे हैं। उनको यह हकीकत समझनी चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व को पैदा नहीं किया है, हिंदुत्व ने उनको पैदा किया है। ये जो गुस्सा है इसलिए है क्योंकि आप आकंठ जो है वो दलित तुष्टीकरण में अब डूब चुके हैं। यहां पर देखिए, और बहुत सारे लोग जो अभी भी मोदी के साथ, इस यूजीसी के साथ, मोदी के साथ तो हम भी खड़े हैं एक सरकार के रूप में, हम बीजेपी के ही वोटर हैं, लेकिन वो जो नीति बना रहे हैं मोदी जी, हर नीति का समर्थन करना है बिना कुछ सोचे समझे। जरा उसको देखिए एक बार। लिखा है, मैंने लिखा है कि जो लोग मोदी जी को महामानव या अवतार समझते हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ मस्तिष्क ना अंधभक्त होता है ना अंध विरोधी। जो सच है वो बोलना चाहिए। अभी कुछ दिनों बाद आप सब महामानव को सवर्ण हिंदुओं के सामने घुटने टेकते हुए देखेंगे, फिर आपकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। तो भैया सवाल ये उठता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए? आपको वोट तो पहले से ही मिल रहे हैं, कौन से आपको वोट नहीं मिल रहे? सब तो आपको वोट दे ही रहा है, तो मैं काहे के लिए लेके आए फिर इसको? खैर, इस बीच में एक और यहां पर देखिए बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा हुआ। ये देखिए प्रभाकर कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि न्यूज 24 के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने, इनके ऊपर दिलीप मंडल जी ने कुछ टिप्पणी करी। क्या टिप्पणी करी? लिखा है काम नहीं करना है, हर किसी को सुदामागिरी करनी है। सुदामागिरी, सुदामा, ये ब्राह्मणों पर एक व्यंग है। तो इस पर प्रभाकर कुमार मिश्रा ने एक ट्वीट किया, जवाब में लिखा कि मंडल जी, इस सुदामा को पता ही है, यह सुदामा तो बस आपको बताना चाहता है कि जिस व्यवस्था को आप रामेश्वर का, अब इन्होंने कुछ कहा अपनी तरफ से। फिर यहां पे एक मिस्टर तिवारी जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हेलो ग्रोक, मेरा सवाल यह है कि दिलीप मंडल जैसा कोई ओबीसी स्टूडेंट मिश्रा जैसे किसी सवर्ण विद्यार्थी को सुदामा, भिखमंगा कहकर अपमानित करेंगे तो क्या प्रभाकर मिश्रा आपकी शिकायत कर पाएंगे और कहां करेंगे? उसके लिए यूजीसी के रेगुलेशन में क्या प्रावधान है? तो उस पर ग्रोक ने क्या कहा, देखिए। ग्रोक ने कहा, नमस्ते, यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव का संकेत है। ये सवर्ण छात्रों के खिलाफ अपमान जैसे सुदामा, भिखमंगा कहना कि स्पष्ट रूप से कवर नहीं करता। शिकायत के लिए संस्थान का सामान्य ग्रीवांस सेल, एंटी रैंकिंग कमेटी या पुलिस का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए यूजीसी साइट पर उपलब्ध है। यानी ग्रोक ने कहा भैया कि अगर आपको कोई सुदामा कह दे, कोई भिखमंगा कहे, तो आप जो है वो उसका कहीं पे कोई विरोध नहीं, आपकी कहीं सुनी नहीं जाएगी। ग्रोक ने कह दिया। समझ रहे क्या कि आपके साथ जो है खेल हो चुका है। आगे एक एडवोकेट हैं AK तिवारी जी, इन्होंने क्या लिखा है देखिए।
ये लिखते हैं कि यूजीसी कानून की पहली शिकार बीजेपी नेता की बेटी बनी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव, अत्याचार का आकलन कर सकते हैं। कुछ लोग अभी भी मोदी योगी के फैन बन रहे हैं। मैं इनकी आखिरी लाइन से सहमत नहीं हूं। ये अंध विरोधी हो सकते हैं मोदी योगी के, हम कोई अंध विरोधी नहीं मोदी योगी के। हम कह रहे हैं कि जो सच हो वो जाए, बस उसमें एक प्रावधान कर दें कि झूठी शिकायत मिलेगी तो आपको हम रिस्ट्रिकेट कर देंगे, आप पर फाइन लगाएंगे, तगड़ा फाइन लगाएंगे। जितनी तगड़ी प्रताड़ना हुई सवर्ण की उतना तगड़ा फाइन लगाएंगे। बस इतना कर दें, बस कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। खैर, अब ये जरा देखते हैं कि मामला है क्या। दरअसल ये कल एक अचानक से वीडियो आ गया ट्विटर पे, और इस वीडियो पर में जो कहा गया है वो अत्यंत ही चिंताजनक और गंभीर है। इस वीडियो की सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास या आम जनता के पास कोई मशीन नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम इसकी जांच करवा सकें। पर हम सरकार से, देश की व्यवस्था से यह मांग करते हैं कि वो इस वीडियो की जांच करे कि आखिर इस वीडियो में क्या सच्चाई है, वीडियो में क्या कहा जा रहा है। वीडियो में ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उनके संपर्क में मौजूद कोई उनकी रिश्तेदार लड़की को किसी लड़के ने प्रपोज किया। जब उस लड़की ने मना कर दिया तो उसके ऊपर केस कर दिया गया, और इसके बाद केस की धमकी दी गई, और इसके बाद उसके पिता से, उस बेटी के पिता से, जो कि बीजेपी के पार्षद भी हैं, उनसे 50,000 रुपए ऐंठ लिए गए। फिर से एक बार कह रहा हूं, हमारे पास इसको जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार खुद जांच करे, उस बेटी को अपने भरोसे में ले, परिवार को भरोसे में ले, और इसके बाद जिसने वो ब्लैकमेलिंग की है उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो। ये केस ब्लैकमेलिंग का बनता है। तो क्या कहा है इन्होंने, ये कौन है जो ये इस तरह से कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि एक बार आप जरा उनके बयान को सुनिए। आज शाम 4 बजे मेरे पास एक फोन आता है, और उस फोन में जो बातें मैं सुनता हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं और गुस्से से झुलझुला जाता हूं। उधर से मेरे बनिया समाज की एक बेटी बोलती है, जो कि एक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती है, हिंदी साहित्य की छात्र है, लिखना भी उसका शौक है। वो जो बातें बताती हैं उसको सुनकर मैं भी हैरान हो गया था, और आप भी हैरान हो जाएंगे। भाई साहब, वो बताती है कि कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले, एक लड़का उसे प्रपोज करता है, उसे वो रिजेक्ट कर देती है। वो लड़का उसको धमकी देता है कि इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो लड़की वहां से चली जाती है और उसके खिलाफ यूजीसी कानून के तहत एफआईआर करवाता है लड़का, उस लड़की के खिलाफ। इसने मुझे जातिवादी गाली दी है। भाई साहब, मामला टूल पकड़ता है, उनके घर पर पुलिस जाती है। उनके पिताजी एक पहुंचे हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भाजपा से वो पार्षद भी रह चुके हैं दिल्ली में। वो अपना सोर्स लगाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और कुछ नहीं चलता है। भाजपा के पार्षद दिल्ली में बड़ी बात है, जो लोग जानते होंगे, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और थक हार कर लास्ट में उस लड़के के बाप के पास जाते हैं और उससे हाथ पांव जोड़ते हैं, और फिर 50,000 रुपए देकर सुलह करते हैं, क्योंकि उनके बेटी के भविष्य का सवाल था और उनकी बदनामी, इज्जत का सवाल था। यह सुनकर मैं दंग रह गया। यूजीसी कानून का किस तरीके से दुरुपयोग चालू हो गया है, और भविष्य में क्या क्या चालू होगा, यह सुनकर मैं हैरान हूं। और ये आज बनिया समाज की बेटी थी, कल ब्राह्मण की भी हो सकती है, क्षत्रिय समाज की भी हो सकती है, खत्री समाज की भी हो सकती है, सवर्ण समाज के किसी भी जाति की हो सकती है। इसलिए अब सबको आवाज उठाना ही पड़ेगा यूजीसी कानून के खिलाफ। इसका कितना मिसयूज हो सकता है, ये मैंने आकलन कर लिया, और आपको भी ये आकलन करना पड़ेगा। हो सकता है ये बातें मेरी ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम जांच करें कि आखिर ये जो कह रहे हैं इसमें कितना सच है। लेकिन एक व्यक्ति का इस तरह से खुले में वीडियो आके बनाना और अपनी बात को बताना, ये भी कोई कम गंभीर बात नहीं, बहुत गंभीर बात है। इसीलिए अगर ये कोई मामला है तो इस मामले पर व्यवस्था को स्वयं संज्ञान लेकर के इसकी जांच करनी चाहिए, और जिसने इस तरह की ब्लैकमेलिंग की है, जो भी झूठ बोल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।